इस वीडियो में हम आज स्टडी करने वाले हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, पोएम को जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इस सोनेट में आप देखें, ये बेसिकली एक सोनेट है जो अपने आप में 14 लाइंस की है। इसके अंदर जो है ये पेट्रार्चन सोनेट है। पेट्रार्चन जो सोनेट और इंग्लिश सोनेट हमने देखा था, पेट्रार्चन को हम जो है इटालियन सोनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये उस स्टाइल में लिखी गई है। एंड जो हमारी इटालियन या पेट्रार्चन सोनेट होती है, इसके अंदर एक पहली 8 लाइनों का ऑक्टेट होता है जिसमें 2 स्टैंजास होते हैं, ये ऑक्टेट। देन 3-3 लाइनों के बाद में 3-3 लाइनें आपको देखने को मिलती हैं जिसको हम सेस्टेट कहते हैं, राइट। तो ये वाली बेसिकली जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, इसके अंदर जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं आजकल के मटेरियलिज्म से जो बेसिकली उस टाइम पे चल रहा था मटेरियलिज्म, उससे निराश हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ इस चीज़ को जो है मान रहे हैं या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो मटेरियलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं। एंड जो स्पिरिचुअलिटी है लोगों में, या फिर जो उनका जो होना चाहिए, मतलब उनके अंदर जो केयर टुवर्ड्स नेचर होना चाहिए वो बचा नहीं है, ठीक है। लोग स्पिरिचुअल नहीं बचे हैं, ज़्यादा मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं। मटेरियलिज्म का क्या मतलब होता है, सिंपल अगर मीनिंग में हम समझेंगे तो इसका मतलब होता है मटेरियलिज्म का जब आप दुनियावी चीज़ों पे फोकस करते हैं, लाइक मोर गाड़ियाँ, मोर मकान, मतलब मोर रोज़मर्रा के कॉस्टली कपड़े वगैरह, मतलब आप इन्हीं में ही उलझ के रह जाते हो एंड भूल जाते हो आप कहाँ से आए हो, नेचर को भूल जाते हो, आपके अंदर एम्पैथी नहीं रहती, आपके अंदर इंसानियत, ह्यूमन काइंड जो है वो ख़त्म हो जाती है। जस्ट आप एक ही चीज़ देखते हो, प्रॉफिट, एंड अल्टीमेटली उस प्रॉफिट से आपको क्योंकि आप कंज्यूम करनी होती है बहुत सी चीज़ें, तो ये कॉन्सेप्ट होता है मटेरियलिज्म का। चलिए, इस पोएम की जो इंट्रोडक्शन है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक अपने आप में सोनेट है जिसके अंदर जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो हाईलाइट करते हैं ह्यूमैनिटी की ग्रोइंग डिटैचमेंट फ्रॉम नेचर, कि नेचर को आदमी भूल बैठा है। अर्ली 19th सेंचुरी में ये वाली सोनेट लिखी गई थी जिस वक्त इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का दौर था। तो जो पोएम है अपने आप में वो क्रिटिसाइज़ कर रही है मटेरियलिज्म को, और जो इंसान ने जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन जो इंसान का ख़त्म हो चुका है, स्पिरिचुअलिटी जो इंसान की एरोड हो चुकी है विद द नेचुरल वर्ल्ड, उस पर बात कर रहे हैं जहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है रोमांटिसिज्म का एक प्रोमिनेंट पॉइंट माना जाता है, ठीक है। एंड इसके अंदर अगर हम देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है जहाँ पे इस पर्टिकुलर पोएम के अंदर जो हम देखें, ये हमें जो है कहते हैं कि हमें वापस जो है नेचर पे फोकस करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है ध्यान देना चाहिए, मटेरियलिज्म जो हमारे अंदर भर चुका है इसको थोड़ा कम करना चाहिए। एंड इसके लिए जो है इस पोएम के अंदर माइथोलॉजिकल इमेजरी भी जो है पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो ह्यूमंस को कनेक्ट कर रहे हैं बैक टू द नेचर। पोएम की अगर हम समरी को नोट करना चाहें तो पोएम जो है जब शुरू होती है तो इसके अंदर पहले ही ह्यूमन का जो ऑब्सेशन है विद मटेरियलिज्म उस पर बात करती है, जिसकी वजह से इंसान जो है नेचर से डिस्कनेक्ट हो चुका है। फर्दर पोएम में हम आगे बढ़ते हैं तो पोएम क्रिटिसाइज़ करती है सोसाइटी को फॉर लेइंग वेस्ट, ठीक है। जो इसका पावर है वो मतलब ये जो है चीज़ों को एक्वायर करने में लगा हुआ है, एंड जो नेचुरल वर्ल्ड है, ठीक है, उसके साथ इसका बॉन्ड नहीं है एंड उसके साथ ये कनेक्ट नहीं हो रहा। फर्दर पॉइंट जो है पोएम के अंदर डिस्क्राइब करते हैं एक सी को, विंड्स को, जो नेचर के एलिमेंट हैं, जो ये चीज़ दर्शाते हैं कि वो कितने वाइब्रेंट हैं और अलाइव हैं। लेकिन ह्यूमंस जो हैं इनकी तरफ आकर्षित नहीं होते, ना वो सी को ध्यान देते हैं, मून को, ना विंड को, कि किस तरह से ये नेचुरल डायनामिक जो ब्यूटी है इसका इम्पॉर्टेंस लोग नहीं समझ रहे, इसके साथ एक बॉन्ड कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो देन इन सभी चीज़ों को देखते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं
वो चाहते हैं कि वो एक पैगन होते। पैगन क्या होता है? पैगन बेसिकली हम ऐसे पर्सन को कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं जो अपने आप में नास्तिक होते हैं, या फिर मोर स्पेसिफिकली हम कहें तो पैगन वो वाले लोग होते हैं जो नेचर में मानते हैं, नेचर में मानते हैं, एनिमिस्टिक रिलीजन्स जिनके होते हैं। एनिमिस्टिक रिलीजन्स, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? मतलब कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से कोई ऐसी हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, या कुछ ऐसी वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे ट्राइबल सोसाइटीज़ के जो ट्री के अंदर जो है गॉड मानते हैं कि यही हमारा गॉड है, या फिर सूरज जब चढ़ता है उसको गॉड मानते हैं, समुद्र को गॉड मानते हैं, ठीक है। इस तरह से ट्रीज़, माउंटेन्स वगैरह, ऐसी ऐसी चीज़ों को जो है वो नेचर को ही गॉड जो है तस्वर करते हैं। तो अर्लियर ग्रीक्स जो थे वो भी इसी में मानते थे, ठीक है ना। धीरे धीरे सोसाइटी में डेवलपमेंट हुई एंड देन क्रिश्चियनिटी आई, हिंदुज़म, दूसरे रिलीजन्स आए, बट पहले लोग जो है नेचर में ही माना करते थे, ठीक है। और आज भी बहुत सी सोसाइटीज़ जो है नेचर को ही गॉड मानती हैं कि ये ट्री गॉड है, ये दरिया गॉड है, सपोज ये सी गॉड है। तो पैगन जो होता है वो इस तरह से जब वो नेचर को ही गॉड मानेगा तो वो नेचर को देन प्लूट नहीं करता, बहुत रिस्पेक्ट करता है। वहाँ का जो उसका फॉरेस्ट होगा, अगर वो उसको गॉड मान रहा होगा, जिस तरह से हमारे आज भी इंडिया में आप देखेंगे कुछ कल्चर में सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं जहाँ पे लोग ट्रीज़ को गॉड मानते हैं, तो वो उन ट्रीज़ को ख़राब नहीं करते, उनको काटते नहीं, ठीक है, उनमें गंद नहीं फैलाते, उनमें पॉलीथीन्स वगैरह नहीं डालते, बिकॉज क्यों? वो उसको कंसीडर, वो उनको गार्ड कंसीडर करते हैं। एंड लोगों का, ऐसे लोगों का ये मानना होता है कि अगर वो इस गार्ड को पोल्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो समुद्र को गार्ड मान रहे हैं, तो अगर वो समुद्र के अंदर गंद डालेंगे तो दिन वो इसका रिवेंज ले लेगा, ठीक है। वो गार्ड क्या करेगा, दिन उसमें सुनामी बनेगी तो कोस्टल वाले लोगों को वो ख़त्म कर देगी। इस तरह से वो विंड को गार्ड मानते हैं, विंड को पोल्यूट नहीं करते। सो ये रिलीजन जो है, जो पैगन रिलीजन है, एनिमिस्टिक रिलीजन जो है, ये मोर जो है आप देखेंगे नेचर के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो वही जो है जब ये मटेरियल वर्ल्ड को देख रहे हैं पोइट, तो फाइनली इस चीज़ की विश करते हैं कि वो एक पैगन होते, जहाँ पे वो अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं ग्रीक की माइथोलॉजी के साथ। एंड ग्रीक में पुराने टाइम में जब पैगनिज्म का दौर था तो प्रोटियस एंड ट्राइटन गॉड जो थे, ठीक है, प्रोटियन जो है वो गार्ड थे जिसको समुद्र का गार्ड माना जाता है, एंड ट्राइटन जो शंख बजाता था, ठीक है, उसको गार्ड माना जाता है। तो पोइट जो है उनके साथ उनको कनेक्ट करता है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड जो है बनाने की कोशिश कर रहा है। ये है हमारी पोएम की समरी, बट हम जब इसको स्टडी करेंगे बहुत सी चीज़ें हमें और भी समझ आएंगी। लिटरेरी डिवाइसेस की हम बात करें तो पोइट्री की हमने ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। इसका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर कैसा है, ये अपने आप में एक सोनेट है, पेट्रार्चन सोनेट, या हम इसको इटालियन सोनेट कहते हैं। 14 लाइन्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। एंड इसके अंदर जो राइम स्कीम्स है पहले ऑक्टेट में या ऑक्टेव में, वो आपको ए देखने को मिलेगी। देन जो लास्ट का सेसेट 6 लाइन्स है उनमें CDC DCD ये वाला जो है जहाँ पे राइम स्कीम देखने को मिलेगी। पर्सोनिफिकेशन की हम बात करें तो जहाँ पे जो है पोइट जो है पर्सनल ह्यूमन जैसे करेक्टर जो हैं दूसरी नॉन लिविंग चीज़ों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से सी को उन्होंने दर्शाया है जहाँ पे कि वो उस सीना तान के जो है चांद के सामने जो है उसको देख रहा है, ठीक है, ओपन है चांद के सामने, ठीक है। या फिर विंड जो है वो हाउल कर रही है, घूम रही है, ठीक है। तो पर्सनल वाले इंसानों वाले करेक्टर जो है वो दिए हैं किसको, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को। ऐसी टेक्निक को हम पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक कहते हैं। देन एल्यूजन जो है इसमें हमें देखने को मिलता है प्रोटियस एंड ट्राइटन जो फिगर्स है ग्रीक माइथोलॉजी के, उन पे पोइट जो है एम्फसाइज कर रहा है, उनकी रेफरेंसेस दे रहा है। इमेजरी हमारी ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर पोइट जो है हमारे दिमाग में जो है टेक्स्ट के ज़रिए कोई ऑडियो या विजुअल्स जो है क्रिएट करने की कोशिश करता है, ठीक है। जिस तरह से हॉलिंग विंड्स हो गए या स्लीपिंग फ्लावर्स हो गए, ऐसे वर्ड्स जो हैं हमारे दिमाग में जो है फूल कैसे सोया हुआ होगा या विंड कैसे हाउल कर रही होगी, ये हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज बनती है। देन कंट्रास्ट होता है एक चीज़ को हम जब दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। जिस तरह से मटेरियलिज्म का हमें कंट्रास्ट देखने को मिलता है पोएम के अंदर, जिस तरह से गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ठीक है। देन एक्सक्लेमेशन एंड एपोस्ट्रॉफी, ये जो है पैशनेट एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ होते हैं, जिस तरह से ग्रेट गॉड, ठीक है। ग्रेट गॉड जो है
इसने यूज़ किया है, आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये इंटेंस इमोशंस शो करती है। ऐसी पोइटिक टेक्निक जब हम ऐसी चीज़ें पोइट्री के अंदर लिखते हैं तो ये भी हमें इस पोइम के अंदर देखने को मिलती है। देन मेटाफर, मेटाफर जो है, जहाँ पे वी लिस्ट अवर पावर्स, हम अपना जो पावर है, यहाँ पे मतलब ये होता है कि बात लिटरली कुछ और दिख रही होती है बट एक्चुअल में उसकी बहुत बड़ी एंड डीप मीनिंग होती है। ठीक है, कि हम अपना जो है वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपना जो हम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं अपने पावर को, ठीक है, स्पिरिचुअल पावर को हम जैसे मटीरियलिज्म के पीछे वेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक मेटाफर, जहाँ पे जो है मेटाफोरिकल टेक्निक्स भी हमें इस पोइट्री के अंदर देखने को मिलेंगी। थीम्स की हम बात करें तो मटेरियलिज्म वर्सेस नेचर, मटेरियलिज्म के पीछे भागना ज़्यादा बेटर है या फिर नेचर को प्रोटेक्ट करना, या इनके बीच में कैसे एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें पोएम पढ़ के जो है इस पे फोकस करना होगा। स्पिरिचुअल एलिनेशन, मतलब कि ह्यूमंस कैसे मटेरियलिज्म की वजह से जो है स्पिरिचुअली एलिनेट हो चुके हैं, मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, कंज्यूमरिज्म के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से नेचुरल वर्ल्ड के साथ आदमी का कनेक्शन नहीं है। अल्टीमेटली ह्यूमंस जो है इसकी वजह से सफ़र कर रहा है। देन रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म जो है ये सेलिब्रेट करता है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को, जहाँ पे जो है रोमांटिक आइडियल्स पे फोकस किया जा रहा है कि नेचर की तरफ जो है आदमी को रिटर्न होना चाहिए। देन माइथोलॉजी एंड इमेजिनेशन, एंड जहाँ पे जो है जिस तरह से पोइट इन्वोक कर रहा है ग्रीक माइथोलॉजी को, ठीक है, एक जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए। देन क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी, जो मॉडर्निटी जो है जिस तरह से इंडस्ट्रियल एज है या मटेरियलिज्म है, कंज्यूमरिज्म जो बढ़ चुका है लोगों के बीच में, ठीक है, कंपैरिजन जो लोगों के बीच में जो है एक जो है हसल एंड बसल लोगों के बीच में हो चुका है टुवर्ड्स बिकमिंग बेटर एंड दूसरे से बेहतर होने वाली जो दौड़ है, उसका जो पॉइंट है क्रिटिक करते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट है। ऐसी थीम हमें जहाँ पे देखने को मिलेगी। अब एनालिसिस की बात करें तो जहाँ पे वर्ड्सवर्थ प्राइमरली जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं जो सोसाइटी के अंदर शिफ्ट हमें देखने को मिला है ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो प्रायोरिटाइज कर रही है वेल्थ एंड प्रोग्रेस को, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमारा वेल्थ एंड प्रोग्रेस पे फोकस कर रहा है, नेचर पे जोर नहीं डाल रहा है कि नेचर को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। यही वजह है कि हमने कार्स बनाई, हमने जो है थर्मल प्लांट्स लगाए, हमने ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें अप्रूव की, अल्टीमेटली इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर निकली, हमारा जो है पूरा जो आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एंड जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि हमारा जो है मटेरियल जो कंज्यूमरिज्म, जो हमारी ग्रीड है वो कम नहीं हो रही ह्यूमंस की, एंड ह्यूमंस जो है डे बाय डे जो है बहुत ज़्यादा जो है नेचर को एक्सप्लॉइट करता जा रहा है। ये जो सोनेट है ये पोइट का हमें दिखाती है कि पोइट जो है नाराज़ हैं इस चीज़ से, जो किस चीज़ से, कि ह्यूमैनिटी जो है इसने अपना जो स्पिरिचुअलिटी है उसको इरोड कर दिया है, ठीक है। तो देन पोइट जो है जहाँ पे बात करते हैं वो कर रहे हैं ग्रीक माइथोलॉजी को, जो अपने आप में ये सजेस्ट करता है कि जो हमारे पुराने बिलीफ थे, हालांकि जो आज जिनको मान्यता नहीं है, लेकिन उनका कितना इंपॉर्टेंस था नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ जो हैं अपने आप में लैग कर रही है। देन पोएम जो है अलाइन करती है खुद को रोमांटिक आइडियल्स के साथ, एंड यहाँ पे बात करती है कि हमें जो है सिंपलिसिटी पे फोकस करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और नेचर के साथ हमें रिकनेक्ट होना पड़ेगा। ये कुछ एनालिसिस है, आप अपने एंड से भी एनालिसिस जितना आपको समझ आता है चीज़ें, आप दिन उतना ही इसको, जितना हम इसमें बातें करेंगे ये अपने आप में एक्सपेंड होता रहेगा। आखिर की हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है रोमांटिसिज्म का जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, एंड आप देखेंगे तो वर्ड्सवर्थ जो है नेचर का नेचर पे जो है इस पे यहाँ पे जो है इस पे फोकस कर रहे हैं। बाकी भी आप देखेंगे जो इनकी दूसरी पोइट्री होती है, इनमें मेजर थीम्स आपको नेचर की, स्पिरिचुअलिटी की और ह्यूमन इमोशंस की देखने को मिलती है, ठीक है, एंड जो वर्ल्ड की ब्यूटी है, नेचर है, उसके साथ ये बॉन्ड एंड कनेक्शन बनाने की बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की आप बात करें तो इनकी पॉपुलर जो है फेमस लिरिकल बैलेड्स जो है जो इन्होंने लिखी है, रिटन विद सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ, तो
इसने हेल्प किया है रोमांटिसिज्म को एक मेजर लिटरेरी मूवमेंट एस्टेब्लिश करने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका, लिरिकल बैलेड्स। नाउ ये तो हो गए हमारे जो है इसके बारे में। अब हम डायरेक्टली आते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। बेसिकली एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि पहले हमें पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, देन बाकी जो इसके जो दूसरी चीज़ें हमने आज तक अभी तक डिस्कस की उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। अब बट यहाँ पे हमने इस तरह से रखा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्योंकि ऑलरेडी पोएम्स पहले भी आपने पढ़ी होंगी, तो उन्हीं चीज़ों को रीएटरेट करते हुए हम यहाँ पे जो है अब इस पे फोकस कर रही ही। अब एक चीज़ कहना मैं भूल गया कि इसका जो है आपको बिल्कुल ऐसी ही पूरी जो है ये समरी, एनालिसिस एंड अबाउट ऑथर एंड वर्ड मीनिंग्स एवरीथिंग आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर क्लिक करके इसको रीड कर सकते हैं, अपने नोट बना सकते हैं वहाँ से। चलिए, तो इस सोनेट को जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं एंड इसको समझते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून। द वर्ल्ड जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो वर्ल्डली परस्यूट्स है, जो वर्ल्ड को चाह की होड़ लगी हुई है हम में। टू मच विद अस, टू मच विद अस जो है इसका मतलब है कि हमें कंज्यूम कर रही है, या हम वर्ल्ड को जो है बहुत ज़्यादा जो है कंज्यूम कर रहे हैं, मटीरियलिस्ट हो चुके हैं। लेट एंड सून का मतलब है सभी टाइम पे, जो वक्त गुजर गया एंड जो आने वाला टाइम है। अल्टीमेटली इसका क्या मतलब है कि पहली ही लाइन में वर्ड्सवर्थ जो हैं इस चीज़ को मॉडर्न कर रहे हैं, लेमिट कर रहे हैं, या निराश हैं इस चीज़ को लेकर के। ह्यूमंस जो हैं वो मटीरियलिज्म के प्रति जो है बहुत आकर्षित हो चुके हैं, ठीक है। वर्ल्डली जो मैटर्स हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। आप देखेंगे मटीरियलिज्म ने जो है हमारी पूरी ज़िंदगी हर तरह से डोमिनेट कर रखी है। ये हालांकि आज की बात नहीं है, लेट एंड सून मतलब कि पहले से ही जो है काफ़ी अरसा हो गया कि ह्यूमन जो है मतलब मटीरियलिज्म इसके अंदर बहुत आ चुका है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, हमारे साथ जो हम जो वर्ल्ड है उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, वर्ल्ड परस्यूट्स में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। लेट एंड सून मतलब कि अब जो है कंटिन्यूसली पहले से भी आज से भी जो है इतने ज़्यादा हम इस वर्ल्ड में उलझ गए हैं। कहने का पोएम का लाइन का ये मतलब है कि अब वर्ल्ड में हम इतने उलझे हैं, तो इसका मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए हमारे पास कम टाइम बचा होगा, या हमारे जो है हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, स्पिरिचुअलिटी पे या नेचर पे फोकस नहीं कर रहे। फर्दर इसी लाइन को एम्फसाइज करते हुए पोइट आगे लिखते हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी लेस्ट आवर पावर्स। गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब होता है एक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड कंज्यूमिंग वेल्थ, मतलब कि चीज़ों को जमा करना, दौलत पैसे को जमा करना, देन उड़ाना पैसे को, ठीक है। महंगी महंगी कारें, गाड़ियाँ, ठीक है, नीड के बियॉन्ड चीज़ें खरीदना, उनको खर्च करना। वी ले आवर पावर्स, ले वेस्ट आवर पावर्स का मतलब है कि जो हमारा एक्चुअल पोटेंशियल है, ठीक है, जो हमारी एनर्जी है, वो हम किसी फजूल चीज़ पे जो है लगा रहे हैं। हम चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं, हम चीज़ों को सस्पेंड कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एक्चुअल पावर है, जो हमारी एनर्जी है, हम पूरी एनर्जी जो है वो इस परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल पोजेशंस के पीछे लगा रहे हैं। जो हमारी ज़िंदगी का डीपर और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस हैं, शायद हम उनको निगलेक्ट कर रहे हैं या कहीं उनको मिस कर रहे हैं। एंड देन किन चीज़ों को मिस कर रहे हैं आगे कनेक्ट करते हुए चलते हैं पॉइंट। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। पॉइंट कह रहा है कि लिटिल वी सी का मतलब है कि हम हार्डली रिकग्नाइज कर रहे हैं, हम इस चीज़ को पहचान रहे हैं इन नेचर, ठीक है। दैट नेचर दैट इज़ आवर्स, नेचर्स को हम जो है रिकग्नाइज नहीं कर रहे जो नेचर के हमारा है, ठीक है। मतलब जो नेचुरल वर्ल्ड जो है जिसके अंदर ब्यूटी है एंड कनेक्शन जो नेचुरल वर्ल्ड के साथ है वो हम बना नहीं पा रहे। हमें कुछ नेचर में दिख नहीं रहा जो एक्चुअल में हमारा है, दैट इज़ अवर्स। जो नेचर हमारा है, हमारे लिए बहुत सी चीज़ें जो है हमें दे रहा है, बट कहीं ना कहीं जो है हमें उसके अंदर जो है सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रही, ठीक है। हम नेचर को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। यही वजह है शायद कि हम मटेरियल वर्ल्ड के पीछे बहुत ज़्यादा जो है भाग रहे हैं। हमारे अंदर ये सेंस कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुका है कि ये जो नेचर है ये हमारा है, ये ट्रीज हमारे हैं, ये एनवायरनमेंट हमारा है, तो हम इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ए सॉर्डेड ब्यून। गिवन आवर हार्ट्स अवे का मतलब होता है कि हम जो है इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन खो चुके हैं,
ठीक है। सॉर्डेड बून का मतलब होता है टेंटेड गिफ्ट, ठीक है, मतलब कि बेकार गिफ्ट या शेमफुल गिफ्ट उसके बदले में हमें मिला है। इसमें जो है हम जो ह्यूमंस के हमने मटेरियलिज्म पे फोकस किया है, दुनिया पे फोकस किया, नेचर को भूल बैठे। एंड उस वजह से क्या हुआ कि हमने अपना जो दिल है, अपना जो है मतलब कि अपना सोल, अपनी जो है बेचैनी, अपना चैन सुकून सब कुछ जो है इस वर्ल्ड के पीछे लगा दिया है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, मतलब कि हमारा जो है हम मटीरियलिज्म पे जो है इतने ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा इसकी वजह से जो है जो नेचर के साथ कनेक्शन है वो लास्ट हो चुका है, ठीक है। एंड इसके बदले में हमें मिला क्या है? इसके बदले में हमें मिला है एक सॉर्डेड बून, एक ट्रैजिक और डिसग्रेसफुल एक्सचेंज हमें मिली है, एक शेमफुल जब मान लेते हैं टेंटेड गिफ्ट, मतलब नकारा चीज़ हमें मिली है, मतलब आरजी चीज़ मिली है, टेम्परेरी चीज़ मिली है, दैट इज़ मटीरियलिज्म, वेल्थ मनी, जो कि टेम्परेरी है, एक टाइम पे हमारे मरने के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। एंड वर्ल्ड में भी हम उसकी वजह से परेशान रहेंगे। दिस सी देन आगे जो है पॉइंट हमें जो है अब नेचर्स के एलिमेंट पे फोकस कर रहा है, ठीक है। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, ठीक है। पिछले हमने सटंजा में देखा कि पॉइंट ने पहले हमें क्या बताया, पहले हमें बताया कि हम जो है वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, अपना सब कुछ जो है वर्ल्ड में जो है लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने अपना जो है पूरी एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अपना सब कुछ खोने के बाद और हमें मिला भी क्या है कि एक टेंटेड गिफ्ट हमें मिला है, टेम्परेरी एंड आरजी जो है हम सेटिस्फैक्शन के पीछे भाग रहे हैं। देन पॉइंट आगे फोकस कर रहे हैं कि हमारी सराउंडिंग में, हमारे नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं एंड क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो शायद हम मिस कर रहे हैं अपनी इस मटीरियलिज्म की भाग दौड़ की वजह से। दिस सी दैट बियर्स हर बॉसम टू द मून, बियर्स हर बॉसम का मतलब होता है एक्सपोजर्स हर सलव, खुद को एक्सपोज करना, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द सी एज नर्चरिंग फेमाइन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे सी के अंदर जो है इसको करेक्टर दिया है इंसान का, ठीक है, कि जिस तरह से मतलब कि फमाइन, ठीक है, इसके अंदर जो है दे रखा है जिस तरह से फीमेल करेक्टर जो है फीमेल पर्सन जो है इस समुंदर को दे रखा है कि इसने एक्सपोज किया है खुद को, ठीक है। बियर्स हर बॉसम, ठीक है, टू द मून, टू द मून मतलब कि मून से जो है एलिमिनेट होता है, मून के सामने जो है इसने अपना सीना खोल के रखा हुआ है। इस लाइन के अंदर पॉइंट जो है इस चीज़ को एवोक कर रहे हैं कि जो सी अपने आप में एक ब्यूटीफुल चीज़ है, एक लिविंग एंटिटी है, और जिसने खुद को ओपन करके रखा है किसके सामने? मून के सामने, कि मून इसको जो है वो देखे। बियर्स हर बॉसम, ठीक है, खुद को इसने ओपन करके रखा है मून के सामने, जो अपने आप में एक सिंबल है नेचर की इंटीमेसी का एंड विटैलिटी का, जो हम अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, जिसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। जस्ट इट्स लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से एक फीमेल होती है एंड विद हर हस्बैंड, तो ठीक है, वो अपने हस्बैंड के सामने क्या होती है कि ओपन करती है, अपने आप को एक्सपोज करती है, ठीक है, करती है, अपने आप को एक्सपोज करती है एंड देन इंटीमेसी होती है उनके बीच में। वैसे ही पॉइंट जो है जहाँ पे सी को कह रहा है कि वो खुद को जो है इसने ओपन किया है, ठीक है ना, लाइक जिस तरह से फीमेल अपना जो है चेस्ट ओपन करती है, इन द सेम वे परहैप्स पॉइंट इस चीज़ को कह रहा है कि सी जो है इसने अपने आप को ओपन करके रखा है चांद के लिए, ठीक है, कि चांद के साथ एक इंटीमेसी है इसकी, जो इसकी लाइट इस पर पड़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है कनेक्ट कर रहा है ह्यूमंस की पर्सनिफिकेशन जहाँ पे हमें इस लाइन के अंदर देखने को मिल रही है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल हावर्स, ठीक है, जो विंड है, हाउलिंग यहाँ पे वर्ड इसने यूज़ किया, हाउलिंग का मतलब है प्रोड्यूसिंग ए लाउड मॉर्नफुल साउंड। जब विंड जो है जैसे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगी तो उसकी वजह से एक लाउड साउंड जनरेट होती है, राइट, आंधी की वजह से। ऑल साउंड एट ऑल हावर्स का मतलब होता है कंस्टेंटली, जहाँ पे पोइट इस पूरी लाइन में ये कहना चाहता है कि ये जो विंड है जिसको हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे, ये भी अपने आप में ब्यूटीफुल है। ये जो है जब ये राउंड राउंड घूमती है तो इसकी वजह से बहुत लाउड साउंड जो है जनरेट होते हैं, ठीक है। जो इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि नेचर के अंदर वाइब्रेंट एंड डायनामिक एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिस पे ह्यूमन जो है फोकस नहीं कर रहा। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, ठीक है। अप गैदर्ड का मतलब है कलेक्टेड या स्टिल्ड, रुका हुआ, ठीक है।
स्लीपिंग फ्लावर्स होता है जिस तरह से कोई फूल जो है सोया हुआ हो, जहाँ पे कह क्या रहा है, ये विंड की बात इस लाइन में कंटिन्यूसली कर रहा है कि ये जो विंड है अब क्या कर रही है कि काम है, मतलब कि ऊपर पूरी जो है एक जगह पे आके इकट्ठी हो गई है एंड बिल्कुल जो है जिस तरह से फूल सोया हुआ है वैसे ये विंड जो है ये सोई हुई है। ठीक है, ये चीज़ भी हाईलाइट करती है नेचर की सेरेनिटी को, नेचर की ब्यूटी को। ठीक है, जब इवन जब विंड जो है मोशन में नहीं होती। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग का मतलब है जितने भी एस्पेक्ट हैं नेचर के, चाहे ये विंड वाला एस्पेक्ट है या फिर जो है विंड स्टिल्ड है, रुकी हुई है, इस वाला एस्पेक्ट है, या फिर सी खुद को मून के साथ एक्सपोज कर रहा है, ये चीज़ें या सारी जितनी भी चीज़ें बाकी नेचर्स के और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं, चीज़ें हैं नेचर्स की, वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम जो है इनसे आउट ऑफ ट्यून मीन्स हम इनसे डिस्कनेक्टेड हैं, इनके साथ हारमोनी में नहीं है। ठीक है, हम इन पे गौर नहीं कर पा रहे, ठीक है, हम इनके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे। ठीक, तो जो ह्यूमंस हैं वो एलिनेट हैं कहीं ना कहीं नेचर से, कि वो नेचर के साथ जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहे, नेचर की जो ब्यूटी है और नेचर के जो रिदम्स हैं, चाहे वो हाउलिंग विंड है या स्लीपिंग एज फ्लावर विंड है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं ह्यूमंस जो है इस चीज़ के साथ जो है कनेक्ट नहीं हो रहे, इनसे एलिनेट हो चुके हैं। ठीक है, इट मूव्स अस नॉट गॉड ग्रेट आई वुड रादर बी। पहली लाइन में कहता है इट मूव्स अस नॉट, कि जो नेचर है, जो नेचर है जिस तरह से सी है, विंड्स हैं, राइट, ये हमें नेचर जो है कहीं ना कहीं जो है हमें इंस्पायर नहीं कर रहा, हमें स्टिर नहीं कर रहा। ठीक है, हमें अपनी तरफ कनेक्ट नहीं कर रहा ग्रेट गॉड। एंड जहाँ पे कहीं ना कहीं शायद पॉइंट जो है जो ह्यूमंस की अपैथी है टुवर्ड्स नेचर, उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। एंड यहाँ पे कुछ हेल्पलेस सी फीलिंग भी पॉइंट की दिख रही है कि इसने जहाँ पे गॉड को कॉल किया है ग्रेट गॉड, इसने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इस चीज़ पे फोकस करना चाहता है, राइट। आई वुड रादर बी, कि मैं क्या होता, ठीक है, इसके बदले बेहतर होता कि हम जो ह्यूमन रह के हम नेचर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए, तो इससे तो बेहतर है कि मैं क्या होता। आगे पॉइंट बता रहा है कि मैं क्या होता। ए पैगन सकल्ड इन ए क्रीड आउट वॉन। पैगन मतलब होता है पॉलीथिस्टिक रिलीजियंस, जो एनिमिस्टिक्स रिलीजन्स होते हैं जो नेचर्स में बिलीफ रखते हैं। सकल्ड का मतलब है रेज्ड, पैदा हुआ होता। क्रीड आउट वॉन मतलब आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम, जो मैंने कहा पहले ही मैंने बताया कि जो पहले जो लोग ट्रीज़ में, नेचर में, समुंदर्स में, रिवर्स में, माउंटेन्स में पहले मानते थे कि ये गॉड है, आज वो नहीं मानते। ये अपने आप में लार्जली आउटडेटेड हो चुका है। हालांकि ये आउटडेटेड नहीं है, हमारी बहुत सी जो ट्राइबल्स हैं इंडिया के अंदर वो इस चीज़ में मानते हैं, अराउंड द वर्ल्ड इस चीज़ में मानते हैं। ठीक है, बट चूँकि ये जो है क्रिश्चियनिटी इनके एरिया में आई थी, तो फारदेस के मतलब कि ये आउटडेटेड हो चुका है ये बिलीफ सिस्टम। एंड ये कहता है कि बेहतर है कि मैं उस कम्युनिटी में से होता, पैगन होता, पैगन रेज हुआ होता, पैदा हुआ होता, जो अपने आप में क्या है कि जो रिलीजन जो है ख़त्म हो चुका है, जो जिसमें आजकल लोग नहीं मानते बट मानते हैं। ठीक है, लोग आजकल नहीं मानते, तो मैं एज पैगन होता। ठीक है, अगर ये पैगन होता तो देन उसका क्या बैड मतलब होता, क्योंकि पैगन जो हैं ये किस में मानते हैं, नेचर में मानते हैं। ठीक है, तो ये नेचर की पूजा करता। ठीक है, तो इसके ज़्यादा नेचर सेंटर्ड बिलीफ्स होते। ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है वो ना आती, बल्कि नेचर के साथ ये मोर कनेक्टेड रहता। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, देन खुद को इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं पैगन होता तब कैसा होता। ठीक है, जो पैगन्स होते हैं वो नेचर में मानते हैं, जाहिर सी बात है। तो फॉर एग्जांपल पॉइंट अब कह रहा है कि जब ये पैगन होता, अगर मुझे मैं पैगन होता, सो माइट आई तो मैं क्या होता, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, ली का मतलब है मीडू या ग्रास। ठीक है, ग्रास लैंड जो है, मैं इस ग्रास लैंड पे खड़ा होता, मैं इस ग्रास लैंड पे खड़ा होता। खुद को मतलब इसका क्या मतलब है कि पॉइंट खुद को कहीं नेचुरल सेटिंग में पाता। ठीक है, जहाँ पे वो नेचर की जो पहले जो इसका बिलीफ सिस्टम है उसके साथ खुद को कनेक्ट कर पाता, जो एंशिएंट मिथ्स हैं उनको, जहाँ पे उनकी बात कर रहा है। आगे क्या क्या कह रहा है कि कहीं ये मैदान में खड़ा होता। हाउ ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। ठीक है, ऐसी चीज़ें
ग्लिम्सेस मीन्स इनसाइट्स या विजन्स, ठीक। अब मतलब झलक जो होती है, झलक, ग्लिम्स का मतलब है झलक। लेस फॉरलॉन, फॉरलॉन का मतलब होता है होपलेस, ठीक है। लेस फॉरलॉन का मतलब है कम होपलेस, ठीक, कम होपलेस। तो लेस डिसोलेट, होपलेस, दैट मेक मी लेस फॉरलॉन। हाउ ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन। पॉइंट जहाँ पे कह रहा है कि मैं नेचर के अंदर होता तो वहाँ पे इसको क्या होती, पॉइंट झलकें देखता, किसकी झलकें देखता, मतलब इसको स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट होती। जो इसका सेंस ऑफ डिस्पेयर है, जो इसका फॉरलॉन है, वो उसको मतलब कि वो उससे बाहर आता, जिसकी वजह से ये क्या करता, हैव ग्लिम्सेस, ये झलक देखता, किसकी, नेचुरल एनलाइटमेंट की ये झलकें देखता, जिसकी वजह से जो इसकी तन्हाई है वो कम होती, वो लेस होती। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन, जो मुझे कम सॉलिट्यूड बनाता, कम तन्हा बनाता, कम डिसोलेट बनाता। दिन क्या क्या देखता वहां पे पोइट इमेजिन कर रहा है, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। मैं प्रोटियस को देखता जो सी से राइज कर रहा हो। प्रोटियस क्या है, प्रोटियस ग्रीक माइथोलॉजी में जो पेगन लोग थे वो मानते थे कि जो सी है वो गॉड है एंड उसका नाम है प्रोटियस, ठीक है। तो ये कहता है कि वो जो वर्ड्सवर्थ जो है, क्योंकि माइथोलॉजिकल बात कर रहा है, कह रहा है तो प्रोटियस गॉड जो वहाँ समुंदर से निकलता तो मैं उसको देखता, तो इसकी वजह से ये समुंदर को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा होता, रिस्पेक्ट ऑफ फुल तरीके से समुंदर को मतलब कि देख रहा होता, क्योंकि वहाँ से प्रोटियस गॉड निकलता और पोइट उसकी ग्लिम्स लेता, जिसकी वजह से पोइट जो है नेचर के साथ मोर कनेक्टेड रहता। आर हेयर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रैथड हॉर्न, या फिर ट्राइटन जो अपने आप में एक अगेन दूसरा ग्रीक गॉड है सी का, ठीक है, जिसको माना जाता है कि उसके पास एक कौंच है, एक शंख है जो उसको बजाता है, ठीक है। रेथड हार्न, रेथड हार्न मतलब एक ट्विस्टेड स्पायरल टाइप का जो मुंह में ऐसे, जिसको जो है जंग के वक्त पे शंख बजाया जाता है, तो इसको तैयार करने के लिए फौज को, वो वाला शंख है उसके पास। अर्हियर ओल्ड ट्राइटन, जब पॉइंट क्या कर रहा होता वहाँ पे खड़ा होके ओल्ड ट्राइटन के ब्लो को सुनता, ठीक है, उसके हारन की आवाज़ को सुनता, जो एक अगेन एक मिथिकल साउंड है, एक मिथिकल गार्ड है ये, जिससे ये पता चलता है बेसिकली पोइट ये इसलिए रेफर कर रहा है क्योंकि पोइट जो है हार्मनी एंड ग्रेंजर ऑफ नेचर जो है उसको उसके साथ कनेक्ट होने की जहाँ पे बात कर रहा है, जिसको ये कंपेयर कर रहा है कि ह्यूमंस जो है उनसे डिसकनेक्टेड है। जब पोइट पैगन होता, चूंकि इसका बिलीव होता सी में, इस ट्राइटन में, तो जाहिर सी बात है ये नेचर को ज़्यादा रिस्पेक्ट करता एंड इससे इसको जो है ज़्यादा स्पिरिचुअली एलिवेटेड रहता एज़ कम्पेयर टू आज की जो वर्ल्ड है हमारी, जिसमें हम ह्यूमंस जो है मोनोथिस्टिक हमारे रिलीजन हैं या फिर पॉलीथिस्टिक रिलीजन भी हैं, बट जो है हम कहीं ना कहीं जो है नेचर को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, नेचर से एलिनेट हो चुके हैं, ठीक है। हमारी स्पिरिचुअलिटी डाउन हो चुकी है, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से हमारे अंदर मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा भर गया है। ये कुछ बातें हैं जिनमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो अपनी पोएम में की हैं। इसके साथ ही हमारी ये पोएम ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके सभी जो है इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहीं पे कवर करते हैं। मिलते हैं।